हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है भाषा। भाषा संप्रेषण का प्रमुख साधन है। संप्रेषण मतलब बातचीत या वार्तालाप। ठीक है। हमारे समाज के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के विचार जानने भी होंगे और अपने बताने भी होंगे। तो उसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना ही पड़ता है। वही विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। ठीक है। ये लिखा है, देखो जैसे। ठीक है। अब भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा क्या है? जो हम बोलते हैं वही भाषा होती है। इसलिए भाष धातु भाषा शब्द के लिए प्रयोग की गई है। ठीक है। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो बनेगी, भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भाषा के बिना एक भी दिन हमारा काम नहीं चल सकता। हम सुबह से अपना जीवन शुरू करते हैं, उठते हैं तो बोलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के विचार जानते हैं। तो इसलिए हमें भाषा का बहुत ही प्रयोग करना होता है। ठीक है। अब आते हैं बच्चों भाषा के भेद। तो भाषा के भेद जैसे आप भली भांति इससे अवगत हैं, क्योंकि आप क्लास फर्स्ट से इसके भेद पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा। मौखिक शब्द मुख में एक प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है मुख की। मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जो हम बोलते हैं या सुनते हैं वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, जैसे कि बातचीत करना, वाद विवाद, कहानी सुनना और सुनाना। ठीक है। देखिए, इस पिक्चर में नेताजी भाषण दे रहे हैं, है ना। वो कुछ बोल रहे हैं और यहाँ पे लोग सुन रहे हैं। तो ये सब मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। नंबर 2 है बच्चों लिखित भाषा। लिखित शब्द लिख में इत प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखी हुई। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना, दूसरों के लिखित विचारों को पढ़कर जानना भाषा के लिखित रूप हैं। इसके अंतर्गत समाचार पत्र एवं किसी भाषा का लिखित साहित्य आते हैं। किसी भी भाषा में जो भी साहित्य लिखा जाता है बच्चों, जो हम बुक पढ़ते हैं, वो साहित्य के अंतर्गत आता है। तो वह लिखित भाषा का एक रूप होता है। देखिए, इस पिक्चर में अध्यापिका बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चे बुक में पढ़ रहे हैं। तो ये भी लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और वो लिख के समझा रही हैं। तो ये सब लिखित भाषा का ही उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी मातृभाषा। तो बच्चों, मातृभाषा क्या होती है? जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वह उस परिवार की भाषा को बोलने और समझने लगता है। वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। क्योंकि बच्चा अपनी माँ के पास ज़्यादा रहता है, उसके संपर्क में रहता है, उसी से सब कुछ सीखता है, इसलिए उसकी भाषा का सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। इसीलिए इसको मातृभाषा भी बोला जाता है। और ये मातृभाषा बच्चा अपने जीवन भर कभी नहीं भूलता। हम कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी माँ की सिखाई हुई भाषा कभी नहीं भूलते। उसके बाद आती है बच्चों राष्ट्रभाषा। कोई एक भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, तब उस राष्ट्र के अधिकतर लोग उसे बोलने और समझने लगते हैं। पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है उस भाषा का, तो वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है। उस राष्ट्र की वह भाषा पहचान बन जाती है, जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है। अब है आपकी राजभाषा। सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। सरकारी काम में मतलब कि जो भी कामकाज होते हैं, सरकारी कागज बनते हैं, वो सब हिंदी में बनते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और 14 सितंबर को ही बच्चों हम अपना हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब आती है आपकी बोली। अपने प्रारंभिक रूप में भाषा अल्प विकसित होती है। अल्प विकसित मतलब कम स्तर पर उसका विकास होता है। तब वह सीमित क्षेत्र में कम लोगों द्वारा ही बोली जाती है। ठीक है। एक सीमित क्षेत्र होता है, उसमें लोग बोलते हैं, बाहर कहीं उसका प्रयोग कम देखने को नहीं मिलता। तो वह भाषा का जो रूप होता है बोली कहलाता है ना। अपने क्षेत्र के बाहर उसका कोई भी
इतना विशेष प्रभाव उसका नहीं होता, लेकिन अपने समाज में उसका बहुत प्रभाव होता है, बहुत महत्व होता है। ठीक है बच्चों। खड़ी जो भी हमारी जो बोली होती हैं उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, जो कई बोलियां भारत में बोली जाती हैं, वो है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, भोजपुरी और हरियाणवी आदि। ठीक है। इसमें खड़ी बोली विकसित होकर एक समर्थ भाषा का रूप ले चुकी है। वही भाषा राष्ट्रभाषा और राजभाषा हमारे देश की बन गई है, वो है हिंदी। ठीक है। अब हैं अन्य भारतीय भाषाएं। तो बच्चों आपको पता ही है कि भारत एक बहुत विशाल देश है, इसमें सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक भाषा के कई कई स्थानीय रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे संविधान में कुछ विशेष 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि इस प्रकार हैं, ये लिखी हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है। इन भाषाओं के अतिरिक्त इनके अलग अंग्रेजी भी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। इसका प्रयोग भी आज देश में बहुत देखने को मिलता है, इसीलिए इसको प्रमुख भाषा बोला है। और केंद्रीय सरकार का अधिकांश कामकाज अभी भी अंग्रेजी में ही होता है। अनधिकृत मतलब अधिकार के बिना ही यही भाषा हमारे देश की राजभाषा बनी हुई है अभी भी। ठीक है। अब आता है लिपि। लिपि क्या होती है? तो बच्चों लिपि बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए उन चिन्हों को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि अथवा चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक है। जो हम बोलते हैं उसको एक लिखने का तरीका होता है। जो ये सब लिखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ तो ये एक तरीका है लिखने का। आ ऐसे बना है और ला ऐसे बना है, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ भाषा दी गई है और उनकी लिपि हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और कोंकणी देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच रोमन में, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में और तमिल में ही लिखी जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये होती है हमारी लिपि। अब आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा को व्यवस्थित और नियमित बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक है। जिससे कि भाषा में एक रूपता बनी रहती है, ताकि सभी लोग एक ही तरह से उस भाषा का प्रयोग करें। भाषा के नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम ऐसे एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बोलें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है ना। वैसे तो सब बोलते ही हैं उल्टा सीधा, लेकिन अगर हम शुद्ध रूप जानना चाहते हैं किसी भाषा का तो उसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण का कार्य भाषा के मानक स्वरूप को बनाए रखना होता है। अब आते हैं बच्चों, अगर हम व्याकरण किसी भाषा की जब पढ़ते हैं तो उसमें किस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे वो यहाँ पे हम बताते हैं। व्याकरण के बच्चों 4 अंग होते हैं अध्ययन करने के लिए। व्याकरण के 4 अंग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 पद विचार और नंबर 4 वाक्य विचार। ये 4 हो गए। नंबर 1 है वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि वर्ण तो आपको पता ही है ना। वर्ण के अंतर्गत वर्णों के आकार, बनावट, सही उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आता है नंबर 2 शब्द विचार। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, शब्द भेद, शब्द रचना आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 3 पद विचार। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वे पद कहलाते हैं, तब उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। पद विचार के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4 वाक्य विचार। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा इसमें 4 अंग होते हैं व्याकरण के, इन्हीं का अध्ययन हम व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। अब आप बच्चों ये देखेंगे आपके बुक में यहाँ लिखा है हमने सीखा। ये एक बॉक्स है नीचे बना हुआ,
हमने सीखा, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ते समय हमने किन किन बातों को ध्यानपूर्वक सीखा है। यहाँ पे इन्होंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। पढ़ना आपको पूरा चैप्टर है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लर्न करना है आपको, ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ें शॉर्ट में दी गई हैं जो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, बाय।